नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पर। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, मैं CS एग्जीक्यूटिव का कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो सब्जेक्ट है उसका चैप्टर नंबर 4 दैट इज इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल का चैप्टर रिवाइज कराने वाला हूँ। ठीक है, तो आइए शुरू करें। चलो, तो लेट्स लर्न एंड लेट्स स्टार्ट। बिफोर मूविंग टू द मेन चैप्टर, मैं आपको कुछ बेसिक चीजें बता देता हूँ ताकि जब हम लोग चैप्टर रिवाइज करेंगे तो और चीजें बेटर तरीके से समझ में आएगी। देख लीजिए, सम बेसिक्स ऑफ कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, हाउ फाइनल अकाउंट्स शुड बी मेड। एक फाइनल अकाउंट बनता है कैसे, हम लोग ने 12th में पढ़ा था। सबसे पहले हम लोग ट्रांजेक्शन देखते हैं, सेल, परचेज, पेमेंट, रिसिप्ट, ये सारी। फिर हम लोग अकाउंट सिलेक्शन करते हैं, रियल अकाउंट लगेगा, नॉमिनल अकाउंट लगेगा, कि कौन सा अकाउंट लगेगा। अकाउंट सिलेक्शन होने के बाद हम लोग गोल्डन रूल लगाते हैं वहां पे, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ये सारी चीजें याद आ रही है आपको 12th स्टैंडर्ड की? हाँ जी। वो होने के बाद हम लोग जर्नल एंट्री लगाएंगे, जर्नल एंट्री सीखेंगे। जर्नल एंट्री में ट्रांसफर एंट्रीज भी इंक्लूड होगी। जर्नल एंट्री बनाने के बाद हम लोग जर्नल एंट्री से क्या डिराइव करेंगे, लेजर डिराइव करेंगे। और लेजर बनाने के बाद हम लोग उससे बनाते थे ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस को हम लोग देख के बनाते थे फाइनल अकाउंट। याद आ रहा है कि नहीं? ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, एंड लास्ट में बनता था आपका बैलेंस शीट। तो ये प्रोसेस होता है एक फाइनल अकाउंट बनाने का। आगे बढ़ते हैं हम लोग, देख लो अकाउंट सिलेक्शन। आपको कैसे पता चलेगा कौन सा अकाउंट पर्सनल है, कौन सा अकाउंट नॉमिनल है और कौन सा अकाउंट रियल है? तो पर्सनल अकाउंट के अंदर तीन बच्चे होते हैं, एक होता है नेचुरल, दूसरा होता है आर्टिफिशियल, और तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। ये क्या अकाउंट होते हैं, सारी चीजें हम लोग देखेंगे, डोंट वरी अबाउट। रियल अकाउंट में दो अकाउंट होते हैं, एक टेंजिबल होता है और एक इंटेंजिबल। और नॉमिनल अकाउंट तो नॉमिनल अकाउंट होता है, यानी जो पर्सनल अकाउंट नहीं हुआ, जो रियल अकाउंट नहीं हुआ, उस अकाउंट को हम लोग क्या बोलेंगे, वो है नॉमिनल अकाउंट। आगे बढ़ते हैं, पर्सनल अकाउंट क्या होता है देख लो। पर्सनल अकाउंट एज द नेम सजेस्ट इट्स रिलेटेड टू सम पर्सन, यानी ये किसी पर्सन से रिगार्डिंग होगा। जैसे इसके अंदर एग्जांपल में नेचुरल पर्सन आ जाता है, जैसे कि सुरेश का अकाउंट हो गया, अनिल का अकाउंट हो गया, रानीस का अकाउंट होगा। आगे बढ़ने से पहले चैप्टर में आपको ये बात बता दूं, ये चैप्टर में जो भी नोट्स यूज होगा रिवाइज करने के लिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके अंदर मैंने वो नोट्स अपलोड किए हुए हैं। तो अगर आपको चाहिए तो वो नोट्स डाउनलोड कर लो, प्रिंट कर लो और उसके अपने साथ लेके बैठो, तो आपका जो रिवीजन है वो और अच्छे तरीके से हो जाएगा। बाकी अगर आपको जस्ट ब्रश अप करना है चैप्टर, आपके पास अगर नोट्स अवेलेबल है तो जस्ट चैप्टर को देखते हुए चलिए। तो आइए शुरू करते हैं। सेकंड चीज ऐसी हो सकती है, सेकंड जो पर्सनल अकाउंट होगा वो कैसा हो सकता है, द पर्सन कुड बी ऑल्सो आर्टिफिशियल पर्सन। तो वो आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है, जैसे कि कोई कंपनीज हो गई, बॉडी कॉर्पोरेट हो गया, या फिर एसोसिएशन ऑफ पर्सन, या फिर वो पार्टनरशिप हो गया। ये सारे लोगों को भी हम लोग पर्सनल अकाउंट में लेके आते हैं, जैसे ए बी एंड फर्म, ए बी एंड कंपनी, और भी ये सारी चीजें। अब देख लो, अकॉर्डिंगली वी कुड हैव वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज अकाउंट, इन्फोसिस टेक्नोलॉजीज अकाउंट, चैरिटेबल ट्रस्ट अकाउंट, अली एंड सन्स ट्रेडिंग अकाउंट, एंड एबीसी बैंक अकाउंट। तो ये सारे जितने भी चीजें होती हैं, यानी किसी कंपनी का नाम ले लो, एओपी का नाम ले लो, बीओआई का नाम ले लो, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स का नाम ले लो, एसोसिएशन ऑफ पर्संस का नाम ले लो, ये सारे के सारे क्या होते हैं, आपके पर्सनल अकाउंट में काउंट होते हैं। आगे बढ़ते हैं, देयर कुड बी रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब ना कुछ रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं, क्या होता है वो मैं आपको समझाऊंगा, डोंट वरी। Although the individual identity of person related to this is known, the convention is to reflect them as a collective account. An example, when salary is payable to employee, we know how much is payable to each of them, but collectively the account is called a salary payable account. जैसे एग्जाम्पल अगर आपको बताऊं, जब आप लोग सैलरी देखते हो, अब एक कंपनी में मान लो 4 एम्प्लॉय है, ठीक है, एम्प्लॉय 1, एम्प्लॉय 2, एम्प्लॉय 3 एंड एम्प्लॉय 4। अब ये 4 एम्प्लॉय का अगर मुझे सेपरेट सैलरी देना है तो मैं क्या बनाऊंगा, अगर इनको मुझे सैलरी पे करना है तो मैं बोलूंगा सैलरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। और ये सेम एंट्री में क्या करूंगा, ये सेम एंट्री यहाँ पे भी चिपका दूंगा, यानी चारों जगह पे मैं सेम एंट्री पास करूंगा। अब मुझे क्या करना है ना, मुझे इतना देखना है कि मैंने सैलरी पूरा ओवरऑल कितना दिया एम्प्लॉयज को। तो मैं क्या करता हूँ, ये जितने भी सैलरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट है, इन सबको एक ही अकाउंट कंसीडर करता हूँ, और इस हमको क्या बना देता हूँ, इन सबको नाम दे देता हूं मैं डायरेक्टली सैलरी पेबल अकाउंट। यानी अगर आप देखोगे तो ये सैलरी पेबल कहां से डिराइव हो रहा है, जो ईच इंडिविजुअल को मैं सैलरी दे रहा हूं, पर्टिकुलर पर्सन लोगों को,
उसी को तो मैं कलेक्टिव कर रहा हूँ और कलेक्ट करके मैं एक अकाउंट क्रिएट कर रहा हूँ जिसका मैं नाम क्या देता हूँ, सैलरी पेबल अकाउंट। सेम लाइक दैट एक और अकाउंट होता है आपका शेयर होल्डर्स अकाउंट। कौन सा अकाउंट होता है, शेयर होल्डर्स अकाउंट। अब इस अकाउंट में क्या होता है, एकदम सिंपल देखिए, जब आप इक्विटी शेयर मार्केट में इशू करते हो तो बहुत सारे लोग होते हैं आपकी कंपनी में पैसा इशू करते हैं, तो वो डिफरेंट डिफरेंट लोग पैसा दे रहे हैं ना, उन सबको कलेक्टिवली मैं क्या कहता हूँ, शेयर होल्डर्स। उन सारों का पैसा लेके आता हूँ और मैं शेयर होल्डर अकाउंट में पुल करता हूँ, और शेयर होल्डर अकाउंट में आने के बाद फिर मैं उनको इक्विटी शेयर इशू करता हूँ। तो अगर मुझे कलेक्टिवली किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करना है, अगर कोई मुझे ऐसा एक अकाउंट बनाना है जो बहुत सारे लोगों को रिप्रेजेंट करे, तो वो भी एक पर्सनल अकाउंट का पार्ट होता है, और उस अकाउंट को मैं बोलता हूँ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। जैसे सैलरी के केस में वेजेस पेबल इज अ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, शेयर होल्डर्स के केस में शेयर होल्डर्स अकाउंट इज अ रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट। ठीक है, आई होप आपको ये चीजें भी समझ में आ गई हो। अब हम लोग रियल अकाउंट देख लेते हैं। रियल अकाउंट क्या होता है, देखो, रियल अकाउंट इज व्हाट, these are accounts related to assets or properties or possession depending on their physical existence or otherwise they are further classified as assets। तो ये assets हो सकता है, properties हो सकता है, उसके possession पे डिपेंड करता है कि कौन इसको possess कर रहा है। physical existence देखा जाता है कि ये asset का physical existence है कि नहीं। अगर मैं इसके अंदर दो तरह के अकाउंट्स आते हैं, एक tangible real account आएगा और दूसरा intangible real account आएगा। tangible real account क्या होता है, it is assets that have physical existence and can be seen and touched। तो अगर कोई भी ऐसा एसेट है जिसको आप छू सकते हो, टच कर सकते हो, फील कर सकते हो, अंडर दिस इज मशीनरी। जैसे इसके अंदर कौन कौन से अकाउंट आते हैं, इसके अंदर आपका मशीनरी अकाउंट आ जाएगा, स्टॉक अकाउंट आ जाएगा, कैश अकाउंट आएगा, व्हीकल एंड डी लाइक ऑल द अकाउंट शुड बी कम अंडर दिस करके। अब बी वाला पार्ट देख लो, इंटेंजिबल रियल अकाउंट। इंटेंजिबल रियल अकाउंट क्या होता है वो देख लो। दिस रिप्रेजेंट पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टीज दैट हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। अब इसके अंदर ना कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता, लेकिन आप उसको मेजर कर सकते हो इन टर्म्स ऑफ मनी और हैव वैल्यू अटैच। लाइक जैसे इसके अंदर एग्जांपल में क्या जाता है, गुडविल हो गया, ट्रेडमार्क हो गया, पेटेंट हो गया, कॉपीराइट हो गया, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स हो गया। क्या इन सब चीजों को आप टच कर सकते हो? नहीं। लेकिन क्या आप इसको पैसे में मेजर कर सकते हो? यस, आप पेटेंट को पैसे में मेजर कर सकते हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज है उसको भी आप पैसे में मेजर कर सकते हो। आओ आगे बढ़ते हैं। थर्ड पॉइंट इज नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट क्या बोलता है, देख लो एक बार। दिस अकाउंट्स आर रिलेटेड टू एक्सपेंसेस और लॉसेस एंड इनकम्स और गेन्स। तो अगर कोई भी खर्चा है, कोई भी लॉस है, तो नॉमिनल के पास जाना है। कोई भी इनकम है, कोई भी गेन है, तो नॉमिनल के पास जाना है। एग्जांपल में सैलरी एंड वेजेस अकाउंट आ गया, रेंट एंड रेट्स अकाउंट आ गया, ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट आ गया, कमीशन रिसीव्ड अकाउंट आ गया, कमीशन आपका इनकम होता है, एंड लॉस बाय फायर अकाउंट आ गया। तो ये सारे एग्जांपल्स होते हैं नॉमिनल अकाउंट के, रियल अकाउंट के एंड पर्सनल अकाउंट के। तो नाउ आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि पर्सनल अकाउंट के कितने बच्चे होते हैं, 3 बच्चे होते हैं, रियल अकाउंट के 2 बच्चे होते हैं, नॉमिनल अकाउंट सिंपल होता है। अब इसके गोल्डन रूल की बात कर लेते हैं। आगे चैप्टर में बढ़ने से पहले गोल्डन रूल क्या होता है, क्योंकि देखो ये बेसिक्स है, आपकी ये वाले बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, तभी जब हम आगे की एंट्रीज पढ़ेंगे ना, जब हम चीजें सही करेंगे तो आपको चीजें और लिंकअप मिलेगी और फटाफट ये चीजें चैप्टर अच्छे से कवर हो जाएगा। तो देखो गोल्डन रूल क्या बोलता है। गोल्डन रूल के अंदर सबसे पहले आता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट में पर्सनल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इनटू द बिजनेस एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट ऑफ द बिजनेस। यानी ये रियल अकाउंट क्या बोलता है, डेबिट उन सारी चीजों को करो जो धंधे के अंदर आ रहा है, और क्रेडिट उन सारी चीजों को करो जो धंधे से जा रहा है। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है, जो भी खर्चे हैं, जो भी लॉसेस हैं, उन सबको आप डेबिट कर दो। और नॉमिनल अकाउंट का क्रेडिट रूल क्या कहता है, जितने भी इनकम और गेन्स है उनको आप क्रेडिट कर दो। तो ये रूल तो आपने 12th में भी पढ़ा है, 11th की शुरुआत यहीं से होती है कि गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग करके। अब ये है ना थोड़ा शॉर्टकट वाला चीज है, अब इसको ध्यान रखो। टाइप्स ऑफ अकाउंट, इतने टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं और उनका बैलेंसेस निकल के आता है। अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि जो असेट्स अकाउंट होता है उसका कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है कि क्रेडिट बैलेंस होता है? अगर आप बैलेंस शीट में देखोगे तो असेट है, लाइबिलिटी है। असेट का कौन सा बैलेंस होता है, डेबिट बैलेंस होता है। इसलिए सारे जितने भी असेट्स होते हैं, अगर किसी भी चीज का डेबिट बैलेंस आपको आ रहा है और वो लॉन्ग टर्म है, यानी विद इन 1 अकाउंटिंग ईयर खत्म नहीं होने वाला, तो उन सारी चीजों को हम लोग असेट ट्रीट कर लेते हैं। अगर किसी भी चीज का क्रेडिट बैलेंस आ रहा है और अगर वो लॉन्ग टर्म है, 1 साल से ज्यादा के लिए आपके धंधे में रहने वाला है, तो उस चीज को हम लोग लाइबिलिटी ट्रीट करते हैं। ठीक है। और कैपिटल एंड ओनर्स इक्विटी अकाउंट का कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। तो ये मैंने अकाउंट लिखे कि कौन कौन से अकाउंट और उसका बैलेंस निकल के क्या आता है। तो जितने भी एसेट अकाउंट होते हैं उसके डेबिट बैलेंस होते हैं, जितने भी लायबिलिटी अकाउंट होता है उसका क्रेडिट बैलेंस होता है,
जो भी कैपिटल है, जो भी ओनर्स का इक्विटी अकाउंट है, उसका भी क्रेडिट बैलेंस होता है। आप देखोगे लाइबिलिटी में इक्विटी यहाँ लिखते हैं हम लोग, इक्विटी, पार्टनर्स कैपिटल, ये सारी चीजें लिखते थे, वो वाली चीजें हैं। एक्सपेंस और लॉस अकाउंट का कौन सा अकाउंट होता है? डेबिट बैलेंस होता है। इनकम और गेन्स का क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो आपको ये चीजें बस पता होनी चाहिए, असेट का डेबिट बैलेंस, लाइबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस, इक्विटी, कैपिटल और इन सारे शेयर होल्डर का क्रेडिट बैलेंस होता है, इनकम एंड एक्सपेंस का क्रेडिट बैलेंस होगा और लॉस का डेबिट बैलेंस होगा, एक्सपेंस का डेबिट बैलेंस होगा। अब कुछ ट्रिक देखो, कुछ ट्रिक आपको बता रहा हूं। अगर आपको इन केस ऑफ असेट्स, एक्सपेंस और लॉस, इन केस ऑफ असेट, एक्सपेंस और लॉस, इन बैलेंसेस को अगर आपको बढ़ाना है, आपको असेट की वैल्यू बढ़ानी है, किसी खर्चे को बढ़ाना है, किसी लॉस को बढ़ाना है, ये ऑलरेडी कौन से बैलेंस होते हैं? डेबिट बैलेंस होता है। तो अगर आप इनको बढ़ाओगे तो डेबिट कर देना, उस अकाउंट का जैसे ही डेबिट करोगे आपका ये अकाउंट का बैलेंस ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगा। तो इन केस इफ यू वांट टू इंक्रीज द असेट, एक्सपेंस और लॉसेस, तो आप क्या कर देना, उस अकाउंट को डेबिट कर देना। और अगर आपको असेट, एक्सपेंस और लॉस को डिक्रीज करना है, यानी उसकी वैल्यू को कम करना है, तो उस अकाउंट को क्या कर देना, आप क्रेडिट कर देना। ठीक है, सेम इन केस ऑफ, उल्टा हो जाएगा किसके केस में? लाइबिलिटी, इक्विटी और इनकम और गेन। तो अगर आपको लाइबिलिटी, इक्विटी, इनकम, गेन्स, ये ऑलरेडी कौन से बैलेंस होते हैं? क्रेडिट बैलेंस होते हैं। अगर आपके इनके बैलेंसेस को बढ़ाना है तो ये ऑलरेडी क्रेडिट बैलेंस होते हैं। बढ़ाओगे तो क्या करना है? बढ़ाने के लिए और क्रेडिट करना पड़ेगा, तो इसकी बैलेंस बढ़ेगी। तो जैसे अगर आपको इसको इंक्रीज करना है तो आप क्रेडिट कर देना गिवन अकाउंट को, अगर आपको इसको डिक्रीज करना है तो डेबिट कर देना गिवन अकाउंट को। ठीक है, तो अगर आपको इसको इंक्रीज करना है तो क्रेडिट करना, डिक्रीज करना है तो डेबिट कर देना गिवन अकाउंट्स को। गॉट इट? यहां तक चीजें क्लियर है? बस यही था आपका बेसिक्स। समवेयर अराउंड इट विल टेक 11 मिनट्स ऑफ काइंड ऑफ। ठीक है, चलो बढ़िया, 11 मिनट हो गए, आपके बेसिक्स क्लियर हो गए। ये बेसिक्स आपको देख के चलना है और जितने भी शॉर्टकट मैंने बताया, बढ़ाना है, घटाना है, ये सारा लॉजिक लगा के चलना है। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना चैप्टर विच इज कॉल्ड अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। ठीक है, सब लोग ध्यान देंगे। तो मैं अलग से शूट कर लेता हूँ, रहने देते सेम चीज के अंदर ही बेसिक्स भी, कोई बात नहीं। चलो, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल। अकाउंटिंग तो चलो हम कर लेंगे, शेयर कैपिटल क्या होता है पहले तो वो समझते हैं ना। पहले तो वो समझते कि कैपिटल क्या होता है। यही देख लो, कैपिटल मतलब क्या होता था? मनी इन्वेस्टेड इन द बिजनेस। अब ये बोल रहा है शेयर कैपिटल, यानी यहाँ पे जो भी बात होगी वो दो चीजों की बात होगी, एक तो इक्विटी की बात होगी और दूसरी किसकी बात होगी? प्रेफरेंस शेयर्स की। क्योंकि इसके नाम में देखो, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, क्या यहाँ पे डिबेंचर आएगा? नहीं, डिबेंचर यहाँ पे नहीं होगा। डिबेंचर इज योर डेट, इट इज नॉट अ कैपिटल। वी विल टेक द डिबेंचर फॉर द पर्पस ऑफ कैपिटल, बट वो आपके ऑथराइजेशन का पार्ट नहीं बनता, आपके ओनरशिप का पार्ट नहीं बनता। लेकिन अगर आप बिजनेस में इक्विटी शेयर इशू कर रहे हो या फिर प्रेफरेंस शेयर इशू कर रहे हो, तो ये दोनों ही चीजों में ये आपके ऑन ओनरशिप का बंटवारा हो जाता है। आप किसी और कंपनी को अपना ओनर शेयर करते हो, तो उसी की हम लोग अकाउंटिंग पढ़ेंगे। अगर आप इक्विटी शेयर इशू करते हो तो अकाउंटिंग क्या होगी, बायबैक करते हो तो अकाउंटिंग क्या होगी, बोनस शेयर इशू करोगे अकाउंटिंग क्या होगी, प्रेफरेंस शेयर इशू करोगे अकाउंटिंग क्या होगी, फोर फीचर ऑफ शेयर के केस में अकाउंटिंग क्या होगी, री इशू ऑफ फोर फीचर ऑफ शेयर के केस में अकाउंटिंग क्या होगी। ये 5-6 टॉपिक है जो इस टॉपिक में हम लोग कवर करने वाले हैं। ठीक है, ये 5 से 6 टॉपिक है जो हम लोग यहाँ पे कवर करने वाले हैं। चलिए, अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल पढ़ते हैं। चलिए ध्यान दीजिए, capital contributed from large number of shareholder merge into a common nominal personal account called share capital account। अब देखो, हम लोग ना जितना भी कैपिटल कंट्रीब्यूट होता है ना, जो शेयर होल्डर्स हमें पैसा देते हैं, वो हम लोग शेयर कैपिटल अकाउंट करके एक अकाउंट होता है, उसमें हम लोग ले जाके ट्रांसफर कर देते हैं। ठीक है, और इस अकाउंट को हम लोग नॉमिनल पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। क्यों नॉमिनल पर्सनल अकाउंट बोलते हैं? पर्सनल अकाउंट क्योंकि पैसा आ रहा है लोगों से, और नॉमिनल वर्ड क्यों जुड़ा है? क्योंकि देखो, धंधा ना जो भी प्रॉफिट कमाएगी वो एट द एंड किसका पार्ट बनता है? इक्विटी का पार्ट बनता है। एट द एंड हम लोग प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किसको करते हैं? इक्विटी होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उसका हिस्सा बन जाता है। और प्रॉफिट इज अ नॉमिनल टर्म, इसके लिए इसको दोनों वर्ड से जोड़ के बना दिया गया नॉमिनल पर्सनल अकाउंट। गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं। अब इश्यू ऑफ शेयर्स, अगर किसी भी कंपनी को उसके शेयर को इशू करना है तो वो दो टर्म्स में इशू कर सकती है, एक तो फॉर कैश और दूसरा फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। अगर वो कैश में इशू कर रही है तो 3 टर्म्स में इशू कर सकती है, या तो एट पार करेगी। अब एट पार क्या होता है, प्रीमियम क्या होता है, डिस्काउंट क्या होता है, चलो मैं वहीं पे सिखा देता हूँ। मान लो अब शेयर के केस में ना 2 चीजें होती है, एक होता है फेस वैल्यू, दूसरा होता है इशू प्राइस।
इशू प्राइस कुछ भी हो सकता है, फेस वैल्यू ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। जब आप लोग एओए एमओए ये सारी चीजें जब बनाते हो ना, तो उसके अंदर जो फेस वैल्यू होती है कि आप जो भी इक्विटी शेयर इशू करोगे उसकी फेस वैल्यू क्या है, वो ऑलरेडी डिसाइडेड होती है, और इसी फेस वैल्यू के ऊपर आपको डिविडेंड मिलता है, ठीक है, 5%, 10%, 15%, व्हाटएवर। बट इशू प्राइस क्या होती है, मार्केट में हम लोग ने कितने में इशू किया उसको हम लोग बोलते हैं इशू प्राइस। तो अगर आपका फेस वैल्यू, इफ योर फेस वैल्यू इज इक्वल टू इशू प्राइस, उस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं कि हम लोग का जो शेयर इशू हो रहा है वो एट पार पे हो रहा है। अगर आपका फेस वैल्यू कम है और इशू प्राइस ज्यादा है, जैसे एग्जांपल 10 है और इशू प्राइस आप 12 पे कर रहे हो, इसका मतलब आपने 2 रुपए ज्यादा चार्ज किए, और जो 2 रुपए आपने ज्यादा चार्ज किए उसी टर्म को, वो 2 रुपए को हम लोग बोलते हैं प्रीमियम पे इशू किया हुआ। अगर डिस्काउंट की बात करें तो फेस वैल्यू ज्यादा होगा, इशू प्राइस कम होगा, यानी फेस वैल्यू ज्यादा है, इशू प्राइस सपोज कर लो 7 रुपए है, इसका मतलब 10 रुपए की चीज हम लोग ने 7 रुपए में इशू किया, यानी 3 रुपए के डिस्काउंट पे इशू किया, तो जो 3 रुपीज होगा वो डिस्काउंट होगा। हालांकि ये चैप्टर के अंदर डिस्काउंट पे शेयर इशू नहीं होते, दो कंडीशन होते हैं, वो दो कंडीशन क्या होते हैं वो मैं आपको बता दूंगा, जहां पे आपके शेयर डिस्काउंट पे भी आपको इशू करने पड़ते हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और जो दूसरा केस होता है आपका फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, यानी मैं कैश तो नहीं लूंगा, मैं बदले में असेट लेके आऊंगा, या फिर मैं बदले में किसी से कुछ सामान खरीदा उसको पैसा दे दूंगा, या तो फिर मैं किसी का धंधा खरीद रहा हूं, उस धंधे खरीदने के बदले में मैं उसको इक्विटी शेयर दे रहा हूं, जो बिजनेस कॉम्बिनेशन, मर्जर एंड अमालगमेशन ये सारी चीजों में होता है। अगर आपने ग्रेजुएशन करी हुई है तो उसमें अमालगमेशन, मर्जर ये वाले टॉपिक्स आते हैं, तो वहां पे आपको समझ में आएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, अमालगमेशन जब मर्जर आएगा आगे आने वाला तो फिर हम देख लेंगे। चलो अकाउंटिंग एंट्रीज चालू करते हैं। फर्स्ट वन, इश्यू ऑफ शेयर एट पार, आपने शेयर इशू किया पार के ऊपर, यानी 10 रुपए की चीज 10 रुपए पे इशू कर दी। दो केस होते हैं, या तो आप डे वन पे पूरा पैसा ले लो, या तो आप पैसा किस्तों में लो, किस्तों में मतलब इंस्टॉलमेंट में लो। तो पहला वाला जो केस मैं आपको कराने जा रहा हूं, जहां पे मैं अपना शेयर इशू कर रहा हूं एट पार लमसम के ऊपर, तो क्वेश्चन में ऐसा लिख के आएगा कि जो भी आपने शेयर इशू किया वो लमसम में किया, तो आपको ये दो एंट्रीज, ये तीन एंट्रीज है वो मारनी है। देख लो, when share issued at par and amount payable in full in a lump sum, ये क्वेश्चन में बोलेगा कि जो भी अमाउंट है पूरा मिल गया, तो उस केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ना, पैसा लेते हैं फिर उसको ट्रांसफर करते हैं। वापस बोलो, पैसा आएगा और ट्रांसफर करेंगे, पैसा आएगा बैंक में, फिर एक अकाउंट हम लोग क्रिएट करेंगे, तो जो भी बैंक में पैसा आता है, देखो पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो मैंने बैंक अकाउंट डेबिट किया टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एक शेयर एप्लीकेशन अकाउंट हम लोग क्रिएट करते हैं और सारा का सारा पैसा हम लोग शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। फिर क्या करेंगे हम लोग, जब पैसा ट्रांसफर करेंगे तो ट्रांसफर एंट्री मारते हैं। ट्रांसफर एंट्री क्या करते हैं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट करते हैं। देखो ये क्रेडिट बैलेंस है, मैंने इसको क्रेडिट किया तो क्रेडिट बैलेंस हो गया, अब मुझे इसको कम करना है, अगर मुझे क्रेडिट बैलेंस को डिक्रीज करना है तो मैं क्या करूंगा, उस अकाउंट को डेबिट कर दूंगा, जैसे ही मैं डेबिट करूंगा उसका बैलेंस कम हो जाएगा, तो मैंने शेयर एप्लीकेशन अकाउंट को डेबिट किया, उसका बैलेंस कम किया और उसमें से पैसा निकाल के कहां डाल दिया, शेयर कैपिटल अकाउंट में। ये दो एंट्री मारनी है। जैसे आपने शेयर कैपिटल अकाउंट में डाला, आपका पैसा बैंक में आया, शेयर कैपिटल शेयर एप्लीकेशन में जमा था, आपने शेयर एप्लीकेशन से निकाला, शेयर कैपिटल में डाल दिया। जैसे ही आपने शेयर कैपिटल के अंदर पैसा डाला, आपका पैसा शेयर कैपिटल में चला गया और अकाउंटिंग एंट्री खत्म। बट इसमें ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको जो एप्लीकेशन का पैसा थोड़ा ज्यादा आ गया हो। चलो मैं आपको ना कुछ स्टेजेस बता देता हूँ कि स्टेजेस चलता कैसा है। सबसे पहले मान लो ये डे वन है, आप जाके पब्लिक में अनाउंस करते हो कि हम लोग इक्विटी शेयर ला रहे हैं, इक्विटी शेयर ला रहे हैं, हमको पैसा चाहिए, पैसा चाहिए। जब आप अनाउंस करते हो ना तो आपको मिलता है एप्लीकेशंस। क्या मिलता है आपको, एप्लीकेशन। अब हो सकता है कि आपके पास 10,000 शेयर आपने अनाउंस किए पब्लिक में और आपको एप्लीकेशन ज्यादा के लिए आ गई, आपको जो एप्लीकेशन आ गई वो आ गई 15,000 के लिए, ऐसा हो सकता है, यस। बट आप जो शेयर इशू कर सकते हो, यानी जो अलॉट कर सकते हो, आप तो 10,000 ही कर सकते हो, क्योंकि आपने मार्केट में शेयर इशू कितना किया, 10,000 ही किया, तो 10,000 ही कर सकते हो, आप तो 15,000 नहीं कर सकते। तो क्या होगा, ये जो एक्सेस अमाउंट दिख रहा है ना 5,000 शेयर के लिए जो आया, उसको करना पड़ेगा रिफंड, बस एकदम इजी चीज करनी पड़ेगी। तो रिफंड की एंट्री क्या बनेगी वो देख लो। जब आप रिफंड करोगे, जब एप्लीकेशन रिजेक्ट होगा, यानी जितने भी चीजों का आप रिफंड कर रहे हो, इट मींस योर एप्लीकेशन शुड बी रिजेक्टेड। उस केस में क्या होगा, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट होगा, यानी इसी में तो पैसा आया था ना डे वन पे, ये देखो पैसा इसी में आया था, तो उसको हम लोग डेबिट करेंगे और बैंक से निकाल के क्रेडिट करके पैसा वापस दे देंगे। तो ये तीन एंट्री आपको समझ गई, एकदम क्लियर। चलो ये तीन एंट्री रिवाइज हो गई, इसको हटा देते हैं, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देख लो,
अब हम लोग बात कर रहे हैं इंस्टॉलमेंट वाला एंट्री। व्हेन शेयर इशूड एट पार, पार पे आपने इशू किया, लेकिन जो भी अमाउंट है वो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट है। इंस्टॉलमेंट में पेमेंट है मतलब क्या हुआ, समझा नहीं है मैं? देख लो, मान लो ये लाइन है, ये है लाइन फर्स्ट टाइम। मैंने बोला था ना किस्तों में भी पैसा ले सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है, आपने फर्स्ट एप्लीकेशन दिया, मान लो जो फेस वैल्यू थी वो 10 रुपए थी, और आपने फर्स्ट एप्लीकेशन के टाइम पे 2 रुपए मंगा लिए। फिर सेकेंड स्टेज जो होता है आपका शेयर एप्लीकेशन के अंदर, वो होता है अलॉटमेंट। पहले आप पैसा मंगा लेते हो, एप्लीकेशन मंगवाते हो सबसे, सब एप्लीकेशन दे देते हैं आपको, फिर जितना भी नंबर ऑफ शेयर आपके पास है आप उतना अलॉट करते हो। तो सेकंड अलॉटमेंट के टाइम पे आप कुछ पैसे मंगाते हो, मान लो आपने 3 रुपए मंगा लिए। अब देखो 2 और 3 कितने हो गए, 5 रुपए हो गए। अब आप थर्ड टाइम मंगाओगे पैसे तो उसको आप बोलोगे फर्स्ट कॉल, ठीक है। फिर आप फोर्थ टाइम मंगाओगे तो उसको, अगर ये फोर्थ टाइम फाइनल कॉल है, यानी सेकेंड नहीं है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, फॉर एग्जांपल ले लो, इसमें फोर्थ नहीं, इसमें मैं बढ़ा के एक और कर देता हूँ फिफ्थ। फोर्थ टाइम आप मंगाए, आप उसको बोलोगे सेकेंड कॉल। फिफ्थ टाइम मंगाओगे आप उसको क्या बोलोगे, फाइनल कॉल बोलोगे। तो जो सेकेंड टाइम आपने मंगाया, फोर्थ इंस्टॉलमेंट मंगाया, उसको आपने बोला सेकेंड कॉल, और जो फाइनल था एंड, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनल कॉल बोलते हैं। बस यही चीज है, इसको बोलते हैं इंस्टॉलमेंट, और ये उसका नाम होता है। तो देख लो आगे, ये चीजें बस मैंने यहाँ पे लिखी है। तो यहाँ पे कैसा होता है ना, पैसा आपका किस्तों किस्तों में आता है। पहले 2 रुपए आएगा, फिर 3 रुपए आएगा, फिर मान लो यहाँ पे मैंने 2 रुपए मंगा लिए, यहाँ पे मैंने कितने मंगा लिए, 2 रुपए मंगा लिए। अब मैंने 7 रुपए अब तक मंगा लिए, फिर यहाँ पे 1 रुपया और मंगा लिया, 8 रुपीज हो गए। फिर मैंने 2 रुपीज फाइनल कॉल में मंगा लिया, और ऐसे करके 10 रुपीज मेरे खाते में आ गए करके, ठीक है। अब देखो आगे, तो ये मैंने नाम दिया। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट को आप नाम दोगे शेयर एप्लीकेशन मनी। ये देखो, ये जो अकाउंट आपका क्रेडिट हो रहा है ना, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, यहाँ पे कौन कौन सा अकाउंट आप क्रेडिट करोगे, कौन कौन से इंस्टॉलमेंट पे, वो वाली बातें यहाँ पे लिखी है। तो जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट होगा उसमें आप शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट क्रेडिट करोगे, सेकेंड इंस्टॉलमेंट में शेयर अलॉटमेंट मनी, थर्ड वाले में शेयर फर्स्ट कॉल मनी, फोर्थ वाले में शेयर फाइनल शेयर सेकेंड कॉल मनी, और लास्ट वाले में शेयर फाइनल कॉल मनी अकाउंट, ठीक है। क्लियर है? तो सेम एंट्री होगी इसमें भी। कैसे चलेगा, पहला तो आपने, अगर एप्लीकेशन मनी आपको रिसिप्ट हुई तो सेम एप्लीकेशन मनी रिसिप्ट होने की, अलॉटमेंट ऑफ शेयर यानी एप्लीकेशन मनी आपने ट्रांसफर करी शेयर कैपिटल में, उसकी एंट्री, और ऑन रिफंड ऑफ एप्लीकेशन मनी, वो वाली एंट्री। ये तीनों की एंट्री सेम एज इट इज लाइक ये वाली एंट्री। तो ये 3 एंट्री यहाँ पे है, ये सेम एंट्री एज लाइक दैट यहाँ पे भी सेम एंट्री ही है, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग आगे वाला पड़ाव, यानी फर्स्ट इंस्टॉलमेंट तो हो गया। अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट से क्या होगा ना, पहले आप पैसा ड्यू करोगे, पहले पैसा क्या करोगे, ड्यू करोगे, फिर रिसिप्ट करोगे। सर ड्यू करेंगे, समझा नहीं? ड्यू मतलब पहले ट्रांसफर एंट्री मार देना, ट्रांसफर एंट्री मार देना मतलब ये वाली एंट्री मार देना। देखो अलॉटमेंट ऑफ शेयर की एंट्री आपने क्या मारी थी, एप्लीकेशन वाली, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब मैं बोल रहा हूँ अलॉटमेंट वाली एंट्री बताओ, अलॉटमेंट सेकंड वाला, सेकंड इंस्टॉलमेंट, तो उसकी एंट्री क्या बन जाएगी, सेकंड टाइम पे हम लोग अकाउंट कौन सा हिट करते हैं, ये तो एंट्री क्या बनेगी, शेयर अलॉटमेंट मनी अकाउंट डेबिटर टू शेयर कैपिटल। पहले ड्यू वाली एंट्री मार दी, यानी यही ट्रांसफर एंट्री, यही ड्यू एंट्री, और बाद में पैसा रिसिप्ट करना। जब पैसा रिसिप्ट होगा तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसा आया, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ठीक है, ये वाली एंट्री बनेगी। बैंक में पैसा आया, अलॉटमेंट ऑफ शेयर, ये देखो पहले ड्यू एंट्री मारी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, और जब पैसा आया तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ऐसे करके आपको एंट्री मारनी है। यहाँ पे अमाउंट रिसीव्ड आएगा, और यहाँ पे विद द ड्यू ऑन अलॉटमेंट आएगा, ठीक है। ये चीजें आपको समझी, चलो बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। जब फर्स्ट कॉल ड्यू होगा तो क्या करेंगे, सेम एंट्री है, वहां पे जहां पे आप शेयर अलॉटमेंट लिख रहे हो वहां पे आपको शेयर फर्स्ट कॉल लिखना है, तो शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो पहली वाली एंट्री ऐसी होती है जो एप्लीकेशन के टाइम पे आती है, पहले पैसा आएगा फिर ट्रांसफर मारोगे, उसके बाद क्या होगा, पहले ड्यू करना फिर पैसा मिलेगा, तो ड्यू की एंट्री यानी ट्रांसफर वाली एंट्री मारना। तो फर्स्ट कॉल ड्यू एंट्री क्या होगी, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बी वाली एंट्री ऑन रिसिप्ट ऑफ मनी, पैसा जब आएगा तो बैंक अकाउंट आपका डेबिट होगा और शेयर फर्स्ट कॉल आपका क्रेडिट हो जाएगा। उसके बाद ऑन मेकिंग सेकेंड कॉल एंड फाइनल कॉल, जब आप सेकेंड कॉल और फाइनल कॉल कर रहे हो सेम एंट्री बनेगी, बस जो अकाउंट का नाम है वो आपको चेंज करते हुए चलना है, ठीक है, डन। अब हम लोग बात करते हैं कॉल सिनेरियोस की। किसकी बात करेंगे अपन, कॉल सिनेरियोस की। चलो कॉल सिनेरियोस में आपको एग्जांपल के हेल्प से समझा देता हूँ, वहीं पे समझा दूं क्या, चलो यहीं पे समझा दो। कॉल सिनेरियोस क्या होता है ना, देखो सेकेंड एग्जांपल लो कि आपने थर्ड इंस्टॉलमेंट मंगाया, यानी आपने फर्स्ट कॉल मंगाया। चलो मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ, ज्यादा बेटर होगा।
आपने 500 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल मंगाया ₹3 का, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ ना, 500 शेयर से आपने पैसे मंगाए, लेकिन 500 शेयर होल्डर्स जो थे ना, उनमें से 100 शेयर होल्डर्स ने पैसे दिए ही नहीं। तो उस टर्म को क्या बोलेंगे, जो पैसे नहीं मिले उसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एरियर्स। क्या बोलते हैं उसको, कॉल्स इन एरियर्स। तो इस केस में आप दो तरह की एंट्री कर सकते हो, या तो एक जगह आप कॉल्स इन एरियर्स मत दिखाओ, यानी ओपन मत करो, और या तो एक जगह आप कॉल्स इन एरियर्स ओपन करके दिखाओ, ठीक है। मैंने अभी बताया दो एंट्री कर सकते हैं, या तो एक जगह आप कॉल्स इन एरियर्स ओपन मत करो, या तो दूसरी जगह आप कॉल्स इन एरियर्स ओपन करके दिखाओ। अब जहां पे कॉल्स इन एरियर्स ओपन नहीं होगा, मतलब यहाँ पे एंट्री क्या मारनी है, जितना बैंक में पैसा आएगा उतने की एंट्री मार देना। जैसे एग्जांपल ये वाली एंट्री में देख लो, मैंने बैंक अकाउंट डेबिट किया टू शेयर कैपिटल वॉट एवर द शेयर अकाउंट होगा, यानी शेयर एप्लीकेशन। अगर अलॉटमेंट के टाइम की एंट्री है तो शेयर अलॉटमेंट आएगा, अगर ये थर्ड इंस्टॉलमेंट है तो फर्स्ट कॉल लिख देना, फोर्थ इंस्टॉलमेंट है तो सेकंड कॉल, और फाइनल है तो फाइनल कॉल। अब इसमें एंट्री क्या बनेगी, मैं बोलूंगा मुझे सिर्फ 400 शेयर्स वालों से पैसा मिला है। मैं बोला ठीक है, तो मुझे पैसा कितना मिला होगा, 400 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी मेरा अमाउंट कितना आ जाएगा 1200। तो मैं यहाँ पे एंट्री क्या लिख दूंगा, यहाँ पे लिखूंगा 1200 और यहाँ पे भी लिख दूंगा 1200, ठीक है। ये चीजें आपको समझी। अब अगर मैं बोल रहा हूँ मुझे कॉल सिनेरियोस ओपन करके बताओ कि मुझे कितना पैसा नहीं मिला है, तो इस केस में क्या करूंगा, मैं दो अमाउंट निकालूंगा। एक देखूंगा मुझे कितना पैसा रिसीव्ड हुआ है, और एक देखूंगा कितना पैसा मुझे नॉट रिसीव्ड हुआ है, यानी एनआर। रिसीव्ड हुआ है 400 शेयर्स पे कितने रुपए मंगाया मैंने, ₹3 मंगाया। तो 400 शेयर्स पे ₹3 इज इक्वल टू 1200, एंड 100 शेयर्स वालों ने मुझे ₹3 नहीं दिए, दैट इज 300। अब मैं क्या करूंगा, बैंक अकाउंट में मुझे मिलेगा 1200, 300 रुपए जो मुझे पैसे नहीं मिले वो मैं यहाँ पे लिखूंगा, इन दोनों का टोटल करके जो भी रिस्पेक्टिव शेयर कैपिटल अकाउंट था उनको मैं क्या कर दूंगा, क्रेडिट करूंगा, और यहाँ पे ये चीजें खत्म करूंगा, ठीक है। समझा ये वाला चीज आपको, सिंपल है। अब एग्जाम में क्या करेंगे सर वो बताओ। देखो एग्जाम में ना आपको दोनों एंट्री पुट अप करके आनी, ओपन एंड नॉट ओपन दोनों करके आना। हाँ जी, अगर एग्जाम में बोला है कि कॉल सी एरर्स में ट्रांसफर नहीं किया है तो नॉट ओपन वाली, तो फिर ओपन वाली एंट्री मत पास करना, ठीक है। लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा बोला है कि जो भी उसको कॉल सी जो भी उसको पैसा नहीं मिला वो उन्होंने कॉल सी अरियर्स में ट्रांसफर किया, तो उस केस में आप ओपन वाली एंट्री करके आना। बट फॉर द सेफर साइड मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा, ओपन नॉट ओपन दोनों वाली एंट्री करके आओ, टेंशन ही खत्म करो ना। क्या जाता है, दो एक मिनट एक्स्ट्रा जाएगा, 1 से 1.5 मिनट एक्स्ट्रा जाएगा, बट दोनों एंट्री पास करके आओ ना। अगर उसके एग्जामिनर के सर्टिफाइड कॉपी में यानी सजेस्टेड आंसर में ये आंसर होगा तो आपको तो मार्क्स मिल जाएंगे ना, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेना, दोनों एंट्री करके लाना। अब ध्यान दो यहाँ पे, रीड क्वेश्चन एंड फाइंड आउट इंस्ट्रूमेंट, इट इज शेयर, इक्विटी शेयर और प्रेफरेंशियल कैपिटल। अब इसके लाइन का मतलब समझो, आपको क्वेश्चन रीड करना है कि आपने कौन सा शेयर इशू किया। आपने नॉर्मल शेयर कैपिटल लिखा होगा, तो देखो जहां जाइए हेडिंग में शेयर कैपिटल लिखा है ना मैंने, यहाँ पे ध्यान दो, यहाँ पे मैं स्टार्ट किससे कर रहा हूँ, शेयर कैपिटल से। अगर क्वेश्चन में बोला इक्विटी शेयर इशू किया तो आप लोग क्या कर देना, आप लोग इसके आगे इक्विटी वर्ड लगाना, इक्विटी शेयर कैपिटल, फिर यहाँ पे भी इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, यहाँ पे इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, यहाँ पे इक्विटी शेयर सेकंड कॉल, ऐसा। अगर क्वेश्चन ने बोला है प्रेफरेंस शेयर इशू किया है तो यहाँ पे क्या लिख दोगे, प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर, प्रेफरेंस शेयर, ये वाले वर्ड बस टर्मिनोलॉजीज ऐड करना है। तो क्वेश्चन पढ़ते टाइम थोड़ा शांति से पढ़ना और आंसर सॉल्व करना, ठीक है, क्लियर है। चलो कॉल से नोटिस हो गया। अब ये वाला भी पार्ट देख लो, इशू ऑफ शेयर एट प्रीमियम। अगर आपने आपके शेयर प्रीमियम पे इशू करे, प्रीमियम पे इशू करे मतलब फेस वैल्यू से ऊपर, फेस वैल्यू से ज्यादा आपका इशू प्राइस है, उस केस में क्या होगा, इट इज इशूड एट हायर देन फेस वैल्यू। इस केस में क्या होता है, द प्रीमियम अकाउंट इज क्रेडिटेड टू अ सेपरेट अकाउंट कॉल्ड सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। तो यहाँ पे आपको एक नया अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट करके, एंड शोन अंडर द इक्विटी एंड लायबिलिटी टाइटल ऑफ बैलेंस शीट अंडर द रिजर्व एंड सरप्लस हेड। तो रिजर्व एंड सरप्लस करके एक हेड होता है बैलेंस शीट के अंदर, वहां पे आपको इसको शो करना पड़ता है। अब ये देख लो, जो भी अमाउंट ऑफ प्रीमियम होगा, ऐसे तो वो किसी भी स्टेज पे आप मंगा सकते हो, लेकिन जर्नली वो अलॉटमेंट के टाइम यानी जो सेकंड इंस्टॉलमेंट वाली स्टेज होती है वहां पे मंगाते। बट अगर सम कंपनीज चार्ज प्रीमियम विद शेयर एप्लीकेशन मनी और पार्टली विद शेयर एप्लीकेशन मनी एंड पार्टली एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट ऑफ शेयर एंड इट मे बी इंक्लूडेड इन द कॉल मनी। तो जर्नली क्या होता है, प्रीमियम का अमाउंट आप अलॉटमेंट में मंगाते हो, लेकिन कुछ कंपनियां क्या करती है, फर्स्ट एप्लीकेशन के टाइम पे भी मंगा सकती है, अलॉटमेंट के टाइम, या फर्स्ट या पार्टली अलॉटमेंट, पार्टली फर्स्ट कॉल, डिपेंड्स ऑन द कंपनी। तो आप लोग क्वेश्चन पढ़ना, क्वेश्चन में देखना कि कब मंगाया, उसके अकॉर्डिंगली ही आप लोग एंट्री पास कर देना, ठीक है। अब देख लो,
जो भी आपका प्रीमियम होता है वो आपका रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं होता, ये कैपिटल रिसिप्ट होता है, इसके लिए इसको पीएनएल अकाउंट में नहीं लेके जाते, हम रिजर्व एंड सरप्लस में लेके जाते हैं, एक सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट क्रिएट करते हैं। अब अकाउंटिंग एंट्री क्या होगी, सिक्योरिटीज, अगर आप शेयर कर रहे हो प्रीमियम पे इशू कर रहे हो तो जर्नल एंट्री, अगर प्रीमियम आप चार्ज कर रहे हो एट द टाइम ऑफ अलॉटमेंट तो सेम एंट्री होती है। देखो मैंने ड्यू एंट्री क्रिएट करी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अगर आप ये शेयर कैसे छुपाते हैं, मैं अपने हाथों से यहां से छुपा रहा हूं, इसे छुपेगा ही नहीं, एक मिनट, हाँ ठीक, मान लो ये हट गया। अब देख लो ये नॉर्मल एंट्री है, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, है ना, नॉर्मल एंट्री है। बस जस्ट मैंने सिक्योरिटीज प्रीमियम लाया तो मैं क्या कर देता हूँ, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट एक एक्स्ट्रा क्रिएट करता हूँ क्रेडिट साइड में, और यहाँ पे अमाउंट देख लो, शेयर अलॉटमेंट में क्या होगा, जो भी आपका मनी ड्यू है अलॉटमेंट, आपको प्रीमियम के साथ ये वाली अमाउंट लिखनी है। शेयर कैपिटल में सिर्फ अमाउंट ऑफ शेयर अलॉटमेंट लिखना है जो फेस वैल्यू के टूवर्ड्स होगा, किसके टूवर्ड्स होगा, अमाउंट ऑफ शेयर अलॉटमेंट टूवर्ड्स फेस वैल्यू, टुवर्ड्स नॉमिनल वैल्यू। आप चाहिए तो यहाँ पे नॉमिनल वैल्यू लिख दो, यानी जो फेस वैल्यू का अमाउंट होता है उतना ही अमाउंट आपको यहाँ पे लिखना है, और लास्ट में जो भी प्रीमियम का अमाउंट है आप यहाँ पे लिख दोगे, ठीक है। जैसे ही आपको अमाउंट रिसीव्ड होगी, दैट इज बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, सेम रिसिप्ट की एंट्री आपको मार के एंट्री खत्म कर दी। आगे देख लो, ये तो एग्जाम्पल है, 10,000 शेयर्स थे, अलॉटमेंट मनी कॉल्ड हुआ ₹5 इंक्लूडिंग प्रीमियम। तो अलॉटमेंट मनी मैंने 5 रुपए की मंगाई, लेकिन उसमें 2 रुपए का क्या था, प्रीमियम था, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट किया सेम इंक्लूडिंग प्रीमियम अमाउंट से, यानी 10,000 मल्टीप्लाई बाय 5 दैट इज 50,000। फिर शेयर कैपिटल अकाउंट आएगा ये कितना आएगा, 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3 क्यों किया, क्योंकि ये 5 रुपीज के अंदर 2 रुपए का प्रीमियम था और 3 रुपया, ये 2 रुपया मेरा प्रीमियम था, 2 रुपीज इज माई प्रीमियम एंड 3 रुपीज इज माई फेस वैल्यू, यानी नॉमिनल वैल्यू के टूवर्ड्स था, तो वो अमाउंट मैंने लिख दिया 10,000 मल्टीप्लाई बाय 3, और लास्ट में सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट दैट इज 10,000 मल्टीप्लाई बाय 2 20,000, ये एंट्री हो गई, और अमाउंट जैसी रिसिप्ट होगा वो ये वाली एंट्री मारेंगे, ठीक है, एकदम क्लियर। अब देख लो, इफ इश्यू ऑफ शेयर एट डिस्काउंट, अगर आपने जो भी शेयर इशू किया वो डिस्काउंट पे इशू किया तो जनरली इशू एट लेस देन फेस वैल्यू इज अ लॉस फॉर द कंपनी, जनरली ये अलाउड नहीं है, इट इज नॉट अलाउड फॉर एंड इट इज अ लॉस फॉर द कंपनी, बट इन केस ऑफ दो केसेस में ऐसा ये पाया गया है कि इट इज अलाउड। अब मुझे एक बार देख लेने दो कि मैंने डिस्काउंट वाली एंट्री कराई है क्या, डिस्काउंट सेकेंड कॉल सिनेरियोस, वाओ, ठीक है। चलो मैं आपको ये बता रहा हूं कि 2 केसेस में हम लोग डिस्काउंट पे चाहिए तो इशू कर सकते हैं, वो 2 केसेस देख लो आप लोग, मैं ऐसे ही बता देता हूं। अगर आपको स्वेट इक्विटी शेयर इशू करनी है तो उस केस में आप डिस्काउंट पे शेयर इशू कर सकते हो, या फिर अगर कभी कभी कंपनी का ना दिवालिया निकलता है, दिवालिया ने कंपनी लिक्विडेशन में जाती है, तो जो क्रेडिटर्स होते हैं, जो और भी बहुत सारे जिनको पैसे देने होते हैं, उनको भी आप चाहिए तो शेयर डिस्काउंट पे इशू कर सकते हो, यानी फेस वैल्यू 10 रुपए के, लेकिन आप बोलोगे चलो भाई आज के दिन में तुम 5 रुपए पे सेटल कर लो, 6 रुपए पे सेटल कर लो, तो 10 रुपए की चीज आप 6 रुपए 5 रुपए पे सेटल करा रहे हो, 4 रुपए का तो डिस्काउंट दे रहे हो। 2 केसेस में आप डिस्काउंट पे शेयर इशू कर सकते हैं, और अगर आपको डिस्काउंट की एंट्री जाननी है तो वो एंट्री क्या बनेगी वो आप देख लो। बैंक में पैसा आएगा, सपोज करना 10 रुपए की शेयर आपने 5 रुपए पे इशू की, तो बैंक में 5 रुपए आएगा, ठीक है। फिर आप सेकंड लिख दोगे डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर 5 रुपए से, और यहाँ पे चल जाएगा, अगर आपने इक्विटी शेयर लिखा है तो यहाँ पे चल जाएगा टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और वहां पे आएगा 10 रुपए, तो ये डिस्काउंट की एंट्री होती है, और आपके ऐसे आंसर खत्म हो जाता है, ठीक है। तो मैंने आपको डिस्काउंट की एंट्री भी बता दी। अब चलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन एंड ओवर सब्सक्रिप्शन की तरफ, देख लो, इसके साथ माइट भी इसके बाद एक लैग आपका खत्म हो जाएगा। चलो सब्सक्रिप्शन, तो मैंने बताया था एप्लीकेशन के टाइम पे 2 तरह के सब्सक्रिप्शन हो सकते हैं। मान लो आपने 10,000 शेयर मार्केट में अलॉट किए, ठीक है, इशू करे, और 10,000 के बदले 15,000 का एप्लीकेशन आ गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन, अरे सब्सक्रिप्शन तो ज्यादा हो गया, ठीक है। और दूसरा केस क्या हो सकता है, आपने 10,000 के एप्लीकेशन के लिए बोला और उसमें से सिर्फ 7,000 ही एप्लीकेशन आया, तो इस केस में एक अंडर राइटिंग करके चैप्टर आता है जो आपकी आके हेल्प करता है,
तो अगर अंडर सब्सक्रिप्शन हुआ तो कोई तकलीफ है क्या? नहीं है ना, चलेगा। लेकिन अगर ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ तो क्या कोई तकलीफ है? यस है। जो एक्स्ट्रा पैसा आया है, सपोज करो कि आपने 10,000 के लिए एप्लीकेशन बोला था और आपको 15,000 के लिए एप्लीकेशन आया, ये जो 15,000 रुपीज आया है इसका क्या करें? जो 5,000 रुपए के लिए 5,000 शेयर्स का जो एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी मुझे मिला उसका क्या करें? तो दो चीजें कर सकते हो, या तो आप उनको रिफंड कर दो, ठीक है, या तो आप क्या करो, अलॉटमेंट भी तो करना है, अलॉटमेंट के टाइम पे भी तो पैसा मंगाएंगे, वो टाइम के लिए आप एडजस्ट कर दो, या तो दोनों चीजें कर दो। कुछ लोगों को रिफंड कर दो, कुछ लोगों का पैसा रोक के अलॉटमेंट के टाइम पे वही पैसा यूज कर लेना। तो मैंने देखो आपको तीन चीजें बता दी, या तो जो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आई है उसको आप पूरे को रिफंड मारो, पहला चीज। दूसरा चीज, आप उसको अलॉटमेंट के लिए यूज कर लो। तीसरा चीज, थोड़े शेयर्स को रिफंड मार दो, थोड़े एप्लीकेशन को रिफंड मार दो, और थोड़े को क्या करो, अलॉटमेंट के टाइम पे एडजस्ट कर लो। ठीक है, सिंपल है, एकदम सिंपल है। तो बस वही बातें हमने लिखी हुई है, इससे ज्यादा कुछ है ही नहीं एंट्री के अंदर, देख लो। इन केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन कोई इशू नहीं होगा, लेकिन अगर ओवर सब्सक्रिप्शन है तो इशू होगा, यस इशू होगा, देख लो। इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन ऑप्शन 1 पहला, या तो आप रिजेक्शन कर दो, रिजेक्शन ऑफ एक्सेस एप्लीकेशन एंड मनी रिटर्न, तो आप पैसा रिजेक्ट कर दो और पैसा वापस करो। जब पैसा वापस करोगे तो बैंक अकाउंट क्रेडिट करना, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करना। अब ये सेम एंट्री ऊपर हमने करी हुई है, वही सेम है। विद नरेशन में क्या होगा, विद एक्सेस एप्लीकेशन मनी, और सब आंसर में आपको नरेशन लिखना है। 2 से 3 लाइन में लिखो, 4 से 5 लाइन में लिखो, बट लिखना जरूर करिए। सेकेंड चीज देख लो, एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्ट करो सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट, तो जो भी अलॉटमेंट है आप उसमें आप उस वाले अकाउंट में क्रेडिट कर दो। आप क्या करो, शेयर एप्लीकेशन से पैसा निकालो और शेयर अलॉटमेंट में डाल दो। लेकिन याद रखना, यहाँ पे जब आप ड्यू की एंट्री क्रिएट करोगे ना, तो पूरा ड्यू का एंट्री क्रिएट करना। जैसे एग्जांपल ले लो, आपने यहाँ से शेयर एप्लीकेशन से पैसा निकाल के इसमें डाल दिया 2 लाख रुपए, ठीक है। अब मान लो आपकी ड्यू बन रही थी 6 लाख रुपए, कि आपको 6 लाख रुपए मंगाना था, तो वहां पे आप ना वहां पे 4 लाख मत मंगाना, पूरा पहले 6 लाख मंगाना, बट बैंक में आपको 4 लाख रुपए ही रिसीव होगा। समझ रहा है ये बात? देखो, आपने 2 लाख रुपए ट्रांसफर कर दिए किसमें, शेयर अलॉटमेंट में, ठीक है। आपको ड्यू करके एंट्री मंगानी थी 6 लाख रुपए, तो आप 6 लाख रुपए पूरा मंगाना, लेकिन 6 लाख पूरा आएगा नहीं, क्योंकि 2 लाख ऑलरेडी मिला हुआ है, तो पैसा कितना आएगा, 4 लाख। तो ऑलरेडी आपका 4 लाख ही आएगा, 2 लाख पहले मिला हुआ है, तो अकाउंट नील हो जाएगा। कुछ लोग क्या कर रहे हैं, गलती ये कर दे रहे कि 2 लाख रुपए अलॉटमेंट में पहले ट्रांसफर किया है, मंगाना है 6 लाख रुपए, लेकिन मंगा रहे 4 लाख रुपए। नहीं करनी वो गलती, आपका 2 लाख रुपए आपके अकाउंट में बचा हुआ रहेगा। अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं इस केस के, तो आपको उस अकाउंट का लेजर बना देना है, जैसे शेयर अलॉटमेंट का लेजर बना देना, आपको ऑटोमेटिक टैली होकर चीजें मिल जाएगी। ठीक है, गॉट इट करके। तो आप क्या करो, शेयर एप्लीकेशन से पैसा निकालो, शेयर अलॉटमेंट में डाल दो। और तीसरी चीज क्या कर लो, या तो आप वो पैसे को कॉल्स इन एडवांस ट्रीट कर लो, कि मेरे को एक्स्ट्रा पैसा अभी से आ चुका है, मैं उसको कॉल्स इन एडवांस में ट्रांसफर कर लेता हूं। क्वेश्चन में लिखा हुआ होगा कि आप एक्सेस एप्लीकेशन मनी को अलॉटमेंट के लिए यूज करो, या फिर एक्सेस एप्लीकेशन मनी को कॉल्स इन एडवांस के लिए यूज करो। तो जो भी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट होगा उसको डेबिट करना और कॉल्स इन एडवांस में डाल देना। ठीक है, ये चीजें समझी। अब एक दूसरा होता है ऑप्शन नंबर 2, पार्शियल एक्सेप्टेंस ऑफ एप्लीकेशन, प्रो राटा एक्सेप्टेंस। अब इसमें क्या होता है, 10 लोगों ने मिलकर 2-2 एप्लीकेशन किए और मेरे पास शेयर 10 था, तो मैं तो 10 शेयर इशू कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ चलो एक काम करें, 10 लोगों ने मिलके किया ना, मुझे 10 के 10 को शेयर देना है, उन्होंने 2-2 के लिए एप्लीकेशन दिया ना, मैं सबको एक एक शेयर देता हूँ, और जो एक शेयर के लिए लोगों ने मेरे को एक्स्ट्रा एप्लीकेशन मनी दिया था ना, वो भी पैसा मैं अलॉटमेंट के टाइम पे उसको यूज कर लूंगा। क्लियर है? चलो अब ना इस केस से रिगार्डिंग मैं आपको एक छोटा सा केस करा देता हूं, सो दैट ना एक क्लैरिटी मिल जाए। एक कंबाइंड एंट्री बता देता हूं आपको, सो दैट आपके एग्जाम में अगर आ जाए तो अच्छा रहेगा। देख लो, सपोज करना है आपको कि आपने 10,000 शेयर इशू करे, ठीक है, और उसके ऊपर जो आपने एप्लीकेशन पैसा मंगाया वो मंगाया ₹3 का। ठीक है जी। अब जो एप्लीकेशन आ गया ना, वो एप्लीकेशन आ गया 18,000 शेयर्स का। कितने का एप्लीकेशन आ गया? 18,000। तो आपने क्या सोचा ना, इस 18,000 शेयर्स का हम क्या करें, देखो 10,000 को तो अलॉट करना ही है, तो आपने बोला 10,000 को अलॉट कर दो,
जो 5,000 है ना उनको प्रो राटा में डाल दिया। प्रो राटा में डालने का मतलब क्या हो गया, आपने एडजस्ट करना है टुवर्ड्स अलॉटमेंट। तो आप इस वाले अमाउंट को क्या करोगे, अलॉटमेंट के टुवर्ड्स एडजस्ट करोगे। और जो बचा हुआ 3,000 है ना उनको आपने रिजेक्ट किया और रिफंड किया। क्या किया आपने, रिजेक्ट किया और रिफंड किया। तो अब मैं आपको दो एंट्री बता रहा हूं। पहले तो अमाउंट कितना रिसीव होगा वो देख लो। 18,000 पे 3 रुपीज मिला, यानी 18 3 जा 3654। माइट बी आई एम राइट, लेट मी चेक। तो मैं सही हूं, बट फिर भी आप लोगों के भलाई के लिए 54,000 रुपीज मुझे मिला। तो मैं पहली एंट्री क्या पास करूंगा, मैं बोलूंगा मुझे बैंक अकाउंट डेबिट है, यानी बैंक अकाउंट में डेबिट हुआ 54,000 और ये पैसा मैं कहां पे लेके आता हूं, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में। ठीक है, तो ये पैसा मेरा आएगा शेयर एप्लीकेशन अकाउंट में 54,000। दूसरी चीज, अब मैंने इसको ट्रांसफर कर रहा हूं, ये मैं कर रहा हूं ट्रांसफर। तो 10,000 शेयर के लिए तो मैंने अलॉट किया, तो 2003 से मल्टीप्लाई करना, तो ये तो चल जाएगा शेयर कैपिटल में। ठीक है, ये पैसा मेरा कहां जाएगा बताओ सब लोग, ये पैसा जाएगा मेरा शेयर कैपिटल में। ये पैसा मेरा कहां चल जाएगा, अलॉटमेंट में चल जाएगा। कितना पैसा आ रहा है, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 3, यानी कितना हो गया 15,000। और रिफंड कितना करूंगा, 3,000 मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 9,000। अब मैंने आपको कंबाइंड एंट्री बता रहा हूं कि शेयर एप्लीकेशन से पूरा पैसा निकाल के कैसे एक ही एंट्री में तीनों एंट्री एडजस्ट करते हैं। तो आप क्या करना पता है, आप शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट करना। अब आप चाहो तो अलग अलग एंट्री भी पुट कर सकते हो, ऐसा कुछ ये नहीं है, बट लेट मी से टेल यू। फिर आपने शेयर कैपिटल मारा क्रेडिट, फिर आपने शेयर अलॉटमेंट मारा क्रेडिट, यानी जो भी शेयर अलॉटमेंट होता है वो। फिर आपने बैंक अकाउंट क्रेडिट मारा क्योंकि बैंक से पैसा देना है। अब यहाँ पे टोटल एप्लीकेशन आई थी आपको 18,000। ठीक है, देख लो टोटल एप्लीकेशन 18,000 3 रुपए के हिसाब से, तो यहाँ पे आएगा 54,000। फिर आपने शेयर कैपिटल में बोला ट्रांसफर करना है 10,000, शेयर अलॉटमेंट में आपको ट्रांसफर करने हैं 5,000 एडजस्ट करने, और 3,000 आपको रिफंड करना है। ठीक है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। अब इन सबको मल्टीप्लाई करके हम लोग ने ऑलरेडी आंसर ला चुके हैं ऊपर से। तो यहाँ पे 30,000 आएगा, यहाँ पे 15,000 आएगा और यहाँ पे 9,000। तो इस तरह से आप एक कंबाइंड एंट्री पास कर सकते हैं, और कंबाइंड एंट्री पास करके भी आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको एग्जाम में लगता है कंबाइंड एंट्री पास कर देना और नहीं समझ में आता है सिंगल सिंगल करोगे तो भी चलेगा, बट आई सजेस्ट यू पास बोथ द एंट्रीज, कंबाइंड एंड सिंगल सिंगल बोथ द एंट्रीज पास कर देना। ठीक है, गॉट इट। ठीक है, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कॉल इन एडवांस क्या होता है वो देखते हैं। कॉल इन एडवांस नहीं, पहले आपको कॉल इन अर्लियर्स बता दूं। कॉल इन अर्लियर्स पढ़ाया था ना, तो कॉल इन अर्लियर्स की पहले एंट्री पहले बता देता हूँ। कॉल इन अर्लियर्स क्या होता है, चीजें कैसे चलती है इसके अंदर वो देख लो एक बार। ओह वाओ, इट विल टेक द टाइम बट डोंट वरी, एग्जाम के टाइम पे इसको आप 2 के स्पीड में देखना, आपको चीजें और चीजें समझ आप स्पीड अप कर लेना अपने हिसाब से, और स्पीड अप आपको थोड़ी बहुत चीजें करनी पड़ेगी। देख लो कॉल्स इन एरियर्स और अनपेड कॉल क्या होता है। कॉल्स इन एरियर्स मतलब मुझे पैसा नहीं मिला, ठीक है, और यार अनपेड कॉल्स हो गए। तो व्हेन शेयर होल्डर डू नॉट पे द कॉल्स अमाउंट ड्यू डेट, ड्यू डेट थी, ड्यू डेट पे आपको पैसा नहीं मिला, आपने शेयर होल्डर से पैसा मंगाया बट आपको पैसा नहीं मिला, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉल्स इन एरियर्स में चला गया। अब यहाँ पे जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ पे हम लोग क्या, अब देखो ड्यू डेट थी, आपने शेयर होल्डर से पैसे मंगाए बट शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिया, तो आप क्या उसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स, एज अ पेनल्टी प्रोविजन आप उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो, तो आप उस पर इंटरेस्ट चार्ज कर सकते हो, बट वो इंटरेस्ट 10% से एक्सीड नहीं होना चाहिए। कितने से एक्सीड नहीं होना चाहिए, 10% से। तो जो भी इंटरेस्ट कॉल्स इन एरियर्स होगा वो आप ट्रांसफर करोगे पीएनएल में, और 10% से एक्सीड नहीं कर सकते। और अगर डायरेक्टर चाहे तो जो भी इंटरेस्ट का पेमेंट आप ले रहे हो कॉल्स इन एरियर्स पे, उसको वेव कर सकता है, यानी राहत दे सकता है, बोलता है चलेगा मत करो इंटरेस्ट की पेमेंट। अब एंट्रीज क्या होती है देख लो। जब आपका कॉल मनी इन एरियर्स होता है तो आप कॉल्स इन एरियर्स को डेबिट करना, और जो भी रिलेवेंट कॉल पे होगा उसको क्रेडिट कर देना। अगर आप इंटरेस्ट चार्ज करोगे तो कॉल्स इन एरियर्स पे इंटरेस्ट चार्ज करना आपके लिए क्या होता है, प्रॉफिट होता है कि लॉस। खुद सोचो, मुझे सामने वाले से पैसे लेना है, वो मुझे दे रहा नहीं है, मुझे उसके ऊपर पेनाल्टी चार्ज करना है, यानी मेरे लिए तो प्रॉफिट होगा। तो शेयर होल्डर अकाउंट को क्रेडिट करना, क्योंकि डेटर अपना क्रिएट होगा, हमको इनसे पैसे लेने हैं, टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एरियर्स। क्यों क्रेडिट किया, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट का रूल लगा है, ये हम लोग के लिए प्रॉफिट है। फिर जैसे आपको पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट आपका डेबिट होगा, शेयर होल्डर अकाउंट आपका क्रेडिट होगा, जितना इनसे पैसा लेना वो क्रेडिट कर दिया, वो पैसा देंगे इंटरेस्ट के अमाउंट के साथ,
और कॉल सिनेरियोस आपका क्रेडिट हो जाएगा। यानी जैसे आपको पैसा मिलेगा, पैसा दो चीजें मिलेगी, कॉल सिनेरियोस मिलेगा तो उसको डेबिट करके क्रेडिट करके उड़ा देना। ये देखो आपने यहाँ पे डेबिट करके क्रिएट किया था, क्रेडिट करके उड़ा देना, बैंक में पैसा आएगा, और शेयर होल्डर यहाँ पे डेबिट करके डिमांड किया था तो यहाँ पे क्रेडिट करके उड़ा देना। दैट्स इट, ये एंट्री होती है इसकी। अब हम लोग चलते हैं इसकी तरफ, कॉल्स इन एडवांस की तरफ। कॉल्स इन एडवांस क्या होता है? सिंपल है कि जैसे मैंने बोला एप्लीकेशन के टाइम पे ज्यादा पैसा दे दिया। अब हो सकता है ना कभी कभी कोई शेयर होल्डर क्या बोले कि यार मेरे को ना ये फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, सेकंड, थर्ड ये सब जमता नहीं, एक काम करो पहले ही पूरा 10 रुपए ले लो, ठीक है, पैसा पूरा पहले ले लो, और जब जब ड्यू करना रहे तब तब ड्यू करना, जब जब ट्रांसफर करना है जो करना, मुझे इतना टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूँ घूमने के लिए यूएसए, ये सारी जगहों पे, ऐसा बोलेगा वो, और आपको पूरा का पूरा पैसा दे देगा डे वन पे ही, एप्लीकेशन के टाइम पे। तो वो टाइम पे आपने डे वन पे पूरा पैसा शेयर कैपिटल में ट्रांसफर नहीं कर सकते, आपको वो पैसा रिजर्व रखना पड़ता है। और कहाँ पे आप निकाल के रखते हो उसको? कॉल्स इन एडवांस में निकाल के रखते हो, ठीक है। अब बताओ क्या ये वाले अकाउंट पे भी आप इंटरेस्ट दोगे क्या? सिंपल सा सोचो ना, अगर आप किसी से बैंक लोन लेते हो तो उसके ऊपर भी तो इंटरेस्ट देते ही हो ना, किसी से डेट लेते हो तो इंटरेस्ट देते हो ना, तो यहाँ पे भी आप कॉल्स इन एडवांस पे इंटरेस्ट देते हो। बस इसके ऊपर जो आप पैसा, इसके ऊपर क्या, अब दूसरा सवाल, क्या कॉल्स इन एडवांस के ऊपर डिविडेंड दे सकते? जी नहीं, क्योंकि वो शेयर कैपिटल का पार्ट बनता ही नहीं। जब तक आपका पैसा शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं बना आप उस पर डिविडेंड नहीं दे सकते। तो देख लो, इट इज एन एडवांस पेमेंट अगेंस्ट ऑल इट्स कॉल्स, दिस इज अ लाइबिलिटी फॉर द कंपनी, और ये कंपनी के लिए लाइबिलिटी। अगर कल को उठ के मान लो यूएसए घूमने गया और वहां पे उसका ज्यादा ही खर्चा हो गया, तो आ जाएगा आपके पास, बोलेगा यार यूएसए में ज्यादा खर्चा हो गया, पैसे वापस दो, चलो मुझे मेरे पैसे वापस दो। तो ये एक तरह की लाइबिलिटी भी हो सकती है। और जो भी अमाउंट ये क्रेडिट होगा कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में, और इसका ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आप 12% से ज्यादा नहीं दे सकते, यानी आपका खर्चा। तो देख लो, जब आपको कॉल्स इन एडवांस मनी रिसीव होगा तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट करना, कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट करना, एक लायबिलिटी क्रिएट कर देना। जैसे जैसे आप कॉल्स मंगाओगे तो आप क्या करोगे? कॉल्स इन एडवांस को डेबिट करोगे इस बार, तो कॉल्स इन एडवांस को डेबिट करना और रिलेवेंट कॉल अकाउंट को क्रेडिट कर देना। अब इसके ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करोगे तो आपका खर्चा है, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट करना, बैंक से पैसा जाएगा और ये आपका खर्चा डेबिट हो जाएगा। फिर इस खर्चे को अगर आप बैंक से पैसा नहीं दे रहे हो, शेयर होल्डर्स के खाते में डालना चाहते हो, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री शेयर होल्डर्स अकाउंट। और अगर आप इंटरेस्ट ट्रांसफर कर रहे हो पीएनएल में तो सिंपल है, पीएनएल अकाउंट आपका डेबिट हो जाएगा और इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाएगा। इसके डिस्क्लोजर ट्रीटमेंट क्या होता है? ये आपका शेयर कैपिटल का पार्ट नहीं बनता, ये आपको लायबिलिटी की तरह दिखाना पड़ता है बैलेंस शीट के अंदर, और जो भी लायबिलिटी बनेगी सन्ड्री शेयर होल्डर्स की आप उसको करंट लायबिलिटी में दिखाओगे। जो इंटरेस्ट आपको पे करना है वो अमाउंट आप करंट लायबिलिटी में दिखाना, और जो भी कॉल्स इन एडवांस है आप उसको लायबिलिटी में दिखाना, कॉल्स इन एडवांस ऑन द लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट। ये आपका फर्स्ट लैग खत्म होता है, फर्स्ट लैग खत्म नहीं होता है, एक लैग बाकी है। चलो ये लैग भी आपको मैं करा देता हूँ, फिर फोर फीचर ऑफ शेयर वाला चालू करेगा। चलो ये देख लो, 5 मिनट का कंसेप्ट है, फटाफट हो जाएगा। देखो, इश्यू ऑफ शेयर अदर देन कैश। अब आपने कैश नहीं ले रहे हो सामने वाले से, कुछ और चीज ले रहे हो। जैसे एग्जांपल, पहला अगर आपने इस शेयर इशू किया अपने गुडविल के लिए, जैसे अगर प्रमोटर अपनी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है किसी कंपनी को ड्यूरिंग इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी, जब कंपनी बन रही थी प्रमोटर क्या कर रहा था? अपनी सर्विसेज दे रहा था। कंपनी प्रमोटर क्या होते हैं? कंपनी को प्रमोट करते हैं, कुछ सर्विस दे रहे ना, तो उस केस में ना गुडविल जनरेट होता है। क्यों? हम लोग ने इसको, फिर हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग सामने वाले को ना शेयर कैपिटल दे रहे हैं। अब शेयर कैपिटल दे दिया, अब जो प्रमोटर है वो अपने लिए क्या कर रहा है? धंधा ही तो बना रहा है ना। धंधा बनाना मतलब अपनी मार्केट में गुडविल रेपुटेशन जनरेट कर रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोग गुडविल अकाउंट को डेबिट करते हैं और शेयर कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, ये कर लेते हैं। केस नंबर 2, आपने परचेस किया असेट को और वेंडर को, जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी वेंडर के पास जाते हो, आपका इनिशियली कंपनी का पीरियड स्टार्टेड है, ठीक है, आपकी कंपनी जस्ट स्टार्टेड हो गई, आपके पास पैसे नहीं, आप क्या बोलते हैं? भाई मशीन दे दे, बदले में शेयर ले ले। उस केस में एंट्री क्या बनेगी? जब आप मशीन खरीदते हो, क्रेडिट पे खरीदोगे तो एंट्री बनेगी सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट। इंडिविजुअली जितने भी एसेट सारे वो लिखना है। अगर आप 2 मशीनरी ले रहे हो तो आप 2 मशीन लिखना, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट, याद रखना ये चीज, और वेंडर अकाउंट को क्रेडिट करना। फिर जैसे आप सेटलमेंट करोगे वो देख लेना। अगर आप सेटलमेंट एट पार पे कर रहे हो, किस पे कर रहे हो? एट पार पे कर रहे हो, तो एंट्री क्या बनेगी? वेंडर अकाउंट डेबिट कर देना, यहाँ पे आपने क्रेडिट करके लायबिलिटी क्रिएट करी थी, डेबिट करके उड़ा देना, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करना। अगर आप प्रीमियम पे कर रहे हो तो प्रीमियम वाली एंट्री याद आ जानी चाहिए, वेंडर अकाउंट डेबिट करना, शेयर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, और 2 सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट करना। अब केस नंबर 3, आप किसी का धंधा खरीदने जा रहे हो या फिर आप मर्जर एंड एक्विजिशन कर रहे हो, तो इस केस में आपने याद रखना है, इस केस में आपने याद रखना है क्या क्या चीजें होती है। मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ये वाली चीजें, देख लो।
जब आप किसी का बिजनेस खरीदने जाते हो ना, ध्यान से देखना, 5 मिनट पूरी एंट्री आपको समझा दूंगा। जब आप किसी का बिजनेस खरीदने जाते हो तो उसके बिजनेस के आप देखते हो नेट एसेट्स। क्या देखते हो आप? नेट एसेट्स, कि भाई सामने वाले का एसेट कितना है, सामने वाले का एसेट माइनस लायबिलिटी कितना है। सपोज करना, अगर उसकी जो नेट एसेट्स है वो 100 रुपीज है, ठीक है, और आप उसके बदले में 120 रुपीज देने को तैयार हो, यानी 100 रुपए की चीज के बदले आप कितना दे रहे हो? 120 रुपीज दे रहे हो, यानी आप ज्यादा दे रहे हो। तो ये जो 20 रुपीज आप ज्यादा दे रहे हो ना, ये उसके गुडविल के लिए दे रहे हो। किसके लिए दे रहे हो? गुडविल के लिए दे रहे हो, यानी ज्यादा पैसा दे रहे हो। तो आप क्या करते हो? यहाँ पे गुडविल जनरेट होती है। तो इस केस में अगर मैं एंट्री बताऊं, आपने कितना पैसा दिया उसको? 120 रुपए। अब मैं असेट और लाइबिलिटी भी चलो बता देता हूँ। असेट मान लो 220 थी और इसकी लाइबिलिटी 120 थी। तभी देखेंगे ना, तभी हम लोग का नेट असेट कितना आएगा? 100 रुपीज निकल के आएगा। अब अगर मैं इसकी एंट्री बताऊं तो एंट्री एकदम सिंपल है। बिजनेस में असेट आएगा, डेबिट करेंगे, लाइबिलिटी आएगी तो उसको क्रेडिट करेंगे, क्योंकि लाइबिलिटी क्रेडिट अकाउंट होती है, असेट। और ये जो 20 रुपए अपना गुडविल है और बदले में अपन उसको कितना दे रहे हैं? 120 का इक्विटी शेयर दे रहे हो, ठीक है। तो एंट्री क्या बनेगी? एंट्री सेम माइट बी लाइक दैट ही है। हाँ, वेंडर अकाउंट। अच्छा, पहले वेंडर अकाउंट क्रिएट करेंगे, देख लो। तो एंट्री क्या बनेगी? आप बोलोगे एट द टाइम ऑफ परचेस, आप बोलोगे सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट कर देना। कितने से डेबिट होगी? सन्ड्री एसेट की वैल्यू कितनी थी? 220। 220 से फिर गुड्डू को बाद में लाएंगे बिजनेस में। सन्ड्री लाइबिलिटी अकाउंट क्रेडिट कर देना। तो जो भी सन्ड्री लाइबिलिटी अकाउंट होगी उसको मैं 120 से क्रेडिट करूंगा, क्योंकि इसकी वैल्यू 120 रुपए है। अब वेंडर को मुझे पैसे कितने देने? 120 रुपए। तो मैं वेंडर अकाउंट क्रेडिट करूंगा, क्योंकि मुझे इसको पैसे भी तो देने, 120 रुपए। अब हम क्या करेंगे? 20 रुपए का गुडविल आया था। ये गुडविल कैसे निकला था? नेट एसेट और वेंडर को जो पेमेंट देना, उन दोनों को कंपेयर करके, तो आया था 20 रुपए। अब दोनों को टैली करना, देखो मैच हो जाएगा। 220 प्लस 20 इज 240। इसको मैं क्या नाम दूंगा? इसको मैं नाम दूंगा गुडविल। तो 220 प्लस 20 इज इक्वल टू 240 एंड 120 प्लस 120 इज इक्वल टू ऑल्सो 240। अब थोड़ा केस में चेंजेस करते हैं। अब थोड़ा केस में चेंजेस करते हैं। चेंजेस क्या है देख लो। सपोज करो सेम चीज है, और मैं अब यहाँ पे 120 नहीं दे रहा हूँ सामने वाले को। अब मैं यहाँ पे सामने वाले को 70 रुपीज दे रहा हूँ, यानी उसके धंधे की जो वैल्यू है वो 100 रुपए है। मैं उसको जो पैसा दे रहा हूँ उसको दे रहा हूँ 70। ये जो पैसा दे रहे होते हैं ना, यहाँ पे 70, यहाँ पे 120, इसको हम लोग बोलते हैं परचेस कंसिडरेशन। क्या टर्म हम लोग बोलते हैं? परचेज कंसिडरेशन। तो यहाँ पे जो मैं उसको 70 रुपीज परचेस कंसिडरेशन दे रहा हूँ, 70 दे रहा हूँ। अब आप खुद सोचो, 100 रुपए की चीज थी बट मुझे 70 रुपए में मिल गई, तो मेरे लिए तो फायदा है ना। उस फायदे को जो मैं अपने धंधे में नाम देता हूँ, उसका नाम देता हूँ कैपिटल रिजर्व। क्या नाम देता हूँ? कैपिटल रिजर्व। यानी वो मेरे लिए क्या बन गया? कैपिटल रिजर्व बन गया, यानी मेरे लिए फायदा बन गया। अब एंट्री क्या बनेगी? और ये मेरी क्रेडिट अमाउंट बनेगी। अब एंट्री बनाता हूं, देखो। मैं बोलूंगा सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट। सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट कितनी की एसेट है? 220। फिर सन्ड्री लाइबिलिटी अकाउंट क्रेडिट, लाइबिलिटी कितनी की है? 120। वेंडर को पेमेंट कितना देना है? वेंडर को पेमेंट देना है 70 रुपीज का। और लास्ट में क्या बन गया मेरा? कैपिटल रिजर्व। टू कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व कितना बन गया? डिफरेंस निकालेंगे इन दोनों का, 100 और 70 का, 30 आएगा। अगर आप 100 माइनस 70 करोगे तो कितना आ गया? 30। 30 रुपीज की मेरी क्या आ जाएगी? कैपिटल रिजर्व। अब देखो, आप इसको टोटल करो, इन तीनों को टोटल करो। 30 प्लस 70, 100 प्लस 120, 220। तो देखो आपकी एंट्री मैच हो गई। बस ऐसे ही करना है, एग्जाम में भी आया तो आपको ऐसे ही लेके चलना। देख लो अभी जल एंट्री व्हेन परचेस प्राइस इज मोर देन नेट एसेट्स। जब आपकी परचेस प्राइस ज्यादा है, यानी ये 120 और ये आपकी 100 है, तो उस केस में सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट, गुडविल अकाउंट डेबिट, सन्ड्री एसेट लायबिलिटी टू वेंडर। यहाँ पे गुडविल में बैलेंसिंग फिगर आएगा, और ये कैसे निकलेगा? परचेस प्राइस माइनस नेट एसेट एक्वायर्ड। और अगर आपकी परचेस प्राइस लेस देन नेट एसेट्स, तो आपको कैपिटल रिजर्व अकाउंट एक क्रेडिट करना पड़ेगा, यानी सन्ड्री एसेट अकाउंट डेबिट, सन्ड्री लायबिलिटी अकाउंट क्रेडिट टू वेंडर टू कैपिटल रिजर्व। और सेटलमेंट कैसा होगा? अगर आप एट पार पे कर रहे हो तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अगर आप एट प्रीमियम पे कर रहे हो तो वेंडर अकाउंट डेबिट शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। अब इसके अंदर आपको नंबर ऑफ शेयर टू बी इशूड भी निकालना पड़ता है, तो आप कैसे निकालोगे? परचेस कंसिडरेशन ऊपर लिखना और नीचे लिखना इशू प्राइस। जैसे आप सॉल्व करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल ये लेना, आपने 120 का परचेस कंसिडरेशन दिया और इशू प्राइस आपने 12 रुपीज रखी, तो नंबर ऑफ शेयर कितने आएंगे? 10 आएंगे। इस तरह से आपको ये भी एग्जाम में निकालने बोल सकता है
कि नंबर ऑफ शेयर कितने इशू कर, आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, ये फर्स्ट लेग आपका होता है खत्म। थोड़ा रेस्ट, 5 मिनट लो, पानी पी लो, रेस्ट कर लो। अरे तो ऑनलाइन हो, वीडियो पॉज कर लो, मैं पानी पी के आता हूँ।